Good morning, student. Today we will start BCom part first EAFM paper second. अपना टॉपिक है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो टॉपिक है वो वेरी मोस्ट है और जनरल नॉलेज का है। एटलीस्ट इतना तो अपने को पता ही हो भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है। तो इसमें मैंने यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट लिखे हैं, काफी पॉइंट हम बात करेंगे इसमें। तो फर्स्ट जो अपना पॉइंट है ए ग्रेटर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की विशालतम अर्थव्यवस्था है अपनी भारत जो देश है उसकी इकोनॉमी की हम बात करें, उसके क्षेत्रफल की हम बात करें, उसकी सीमा की हम बात करें, थल सीमा की बात करें, समुद्री सीमा की बात करें, उसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो काफी विशालतम है। इसलिए भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व से हम कंपेयर करें तो हम कौन से पोजीशन पर है पता है क्या आपको? हम पूरे विश्व में बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्टूडेंट हम 8वें नंबर पर आते हैं पूरे विश्व में। जनसंख्या की दृष्टि से आई थिंक आपको पता है, जनसंख्या की दृष्टि से किस पर है? 2 नंबर पर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये शायद आपको नहीं पता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम किस पर है? 8 नंबर पर है विश्व में। ठीक है, तो ये जो भारत है इसकी विशालतम अर्थव्यवस्था को लिए हुए हैं। तो भारत की जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ इंडिया, आपको पूछे कि भाई एरिया ऑफ इंडिया कितना है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कितना है? 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो है एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसमें वर्ग किलोमीटर है 32,87,000 किलोमीटर, 32.87। तो ये अपने को याद रखना है। ठीक है, आई थिंक आपको पता भी होगा क्योंकि ये भारत की विशेषता है। तो भारत की विशेषता में मेन जो पॉइंट है वो सभी को पता होना चाहिए। उसमें ये नहीं है कि मैं साइंस का हूँ, कॉमर्स का हूँ, आर्ट्स का हूँ। ये तो भारत की विशेषता है। भारत की विशेषता, हम भारत के नागरिक हैं तो ये एटलीस्ट ये नॉर्मल कॉमन बातें हैं वो तो अपने को पता ही हो। तो ये भारत का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करें उसकी लिमिटेशन की, सीमाओं की। तो थल सीमा है अपने यहाँ, समुद्री सीमा है। ठीक है, भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, ठीक है, लेंथ कितनी है, स्पेस कितना है, ये भी अपने को पता हो। तो देखिए भारत की हम सीमाओं की हम बात करें तो थल सीमा है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर है थल सीमा। ग्राउंड बाउंड्री जिसको आप बोलते हो, ग्राउंड बाउंड्री बोल दीजिए, थल सीमा बोल दीजिए, कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और समुद्री सीमा की हम बात करें, सी बाउंड्री, समुद्री सीमा की हम बात करें स्टूडेंट तो है 6,100 किलोमीटर। कितने हैं? 6,100। ग्राउंड बाउंड्री की हम बात करें स्टूडेंट तो कितने हैं? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये तो क्या है? ग्राउंड बाउंड्री। ग्राउंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। और समुद्री सीमा की हम बात करें, सी बाउंड्री की हम बात करें तो वो कितने हैं? किलोमीटर। ठीक है, ये सी बाउंड्री, ग्राउंड बाउंड्री, ये एरिया ऑफ इंडिया। समझ में आ गया आपके? इसके बाद हम बात करते हैं भारत की लंबाई और भारत की चौड़ाई कितनी है, लेंथ कितनी है, लंबाई। तो लंबाई स्टूडेंट है 3214। ठीक है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई है, ये इसकी लेंथ है भारत की लंबाई। और भारत की चौड़ाई, स्पेस की हम बात करें तो ये स्पेस की बात करें तो फिर ये देख सकते हो आप इसमें किलोमीटर, ये इसकी स्पेस है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत की लंबाई आपको बताई मैंने, भारत की लंबाई चौड़ाई। ठीक है, और किलोमीटर में अपने को याद रखनी है। ठीक है, भारत के यहाँ पर क्या है? कश्मीर है। ठीक है,
लंबाई की हम बात करें तो यहाँ पर जो शीर्ष पर है वो कश्मीर है और नीचे क्या है कन्याकुमारी, ठीक है। द्वारिका और अरुणाचल, इधर है द्वारिका और अरुणाचल। तो इस प्रकार से भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात की हमने। भारत की लंबाई लेंथ कितनी है स्टूडेंट? 3214। भारत की लेंथ की हम बात करें तो 3214 किलोमीटर है और चौड़ाई की हम बात करें तो 2933 है। इसी में 67 लिखा हुआ है किलोमीटर बुक में, तो वृत्त है ये, और तो मैंने वृत्त भी बताया, इसकी लेंथ भी बताई, ठीक है। इसी प्रकार से थल सीमा, समुद्री सीमा के बारे में हमने बात की और भारत का क्षेत्रफल कितना है इसके बारे में बात की। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितना स्थान है वो भी हमने बताया, 8वां है। ये तो है विश्व की विशालतम अर्थव्यवस्था की विशेषता में फर्स्ट पॉइंट लिखा है। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है ग्रेटर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। पूरे विश्व में हमारी जो इकोनॉमी है वो विशालतम है, ठीक है। अब हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड अपना पॉइंट है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय की हम बात करें तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि भाई आप एनुअली कितनी अर्निंग करते हो, ठीक है, सभी सोर्स को मिलाने के बाद कितनी करते हो, और दूसरे देश से हम जब कंपेयर करते हैं तो राष्ट्रीय आय उससे कम है या अधिक है, ये हम बात करते हैं इसमें राष्ट्रीय आय के बारे में, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय एक वर्ष में आपने अपने सोर्स से कितनी अर्निंग की उसका टोटल करते हैं और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं, ये फिक्स करते हैं कि दूसरे जो कंट्री है उनसे हम कंपेयर करके देखें तो उसमें हमारी क्या पोजीशन है, ठीक है। हमारी राष्ट्रीय आय में गिरावट हो रही है या इंक्रीज है या डिक्रीज है, हम बात करते हैं। जैसे 2014-15 की हम बताएं तो 7.4 थी, ठीक है। 11-12 की राष्ट्रीय आय थी वो 6.9% थी। इस प्रकार से स्टूडेंट अलग अलग राष्ट्रीय आय में अलग अलग ईयर के बताने हैं, लेटेस्ट आंकड़े भी आपको बताने हैं कि नेशनल इनकम में गिरावट है या इंक्रीज है ट्रेंड में है या डिक्रीज ट्रेंड में, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय अपने को बतानी है, अपने राष्ट्रीय आय इंडिया की बतानी है विशेषता, ठीक है। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट प्लान एंड डेवलप मिक्स्ड इकोनॉमी, नियोजित एवं विकासशील मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो प्लान है, ठीक है, और डेवलपिंग है, मिक्स्ड इकोनॉमी है वो, जिसमें हम विकास की भी बात करते हैं, पूंजीवादी को भी बढ़ावा देते हैं, साथ में समाजवाद को भी ध्यान में रखकर काम करते हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें पूंजी निर्माण की हम गति देखें तो 5.5% से बढ़कर वो 35% पहुंच गई है, ठीक है। पूंजी निर्माण की जो दर थी वो स्टार्टिंग के 5.5% थी, वो अब 35% पहुंच चुकी है, ठीक है। खाद्य उत्पादों की हम बात करें तो 5.5 करोड़ टन से बढ़कर वो 25 करोड़ टन हो गए हैं, अनुमान लगते हैं। तो इस प्रकार से हमें कंपेयर करते हुए स्टूडेंट बताना है कि भी नियोजित और विकास मिश्र अर्थव्यवस्था आप बता रहे हो तो इसमें क्या इंक्रीज हुआ है, तो देश आजाद होने के बाद क्या सिस्टम था और अब कितना है, 30, 40, 50 सालों में हमने कितना ग्रोथ किया है, कितना इंक्रीज किया है, इसके बारे में स्टूडेंट कंपेयर करते हुए अपने को लिखना है, ठीक है। जैसे जैसे पॉइंट है वैसे वैसे अपने को उसके बारे में कुछ आंकड़े उसमें बताना है। लेटेस्ट आपको भी पता है तो आप एटलीस्ट इतना तो बता सकते हो कि देश आजाद होने के बाद ये स्थिति थी और प्रेजेंट में ये स्थिति है, ठीक है। आप 2011, 12, 13, 14 के भी बताते हो तो कंपेयर करके आप बताइए। जैसे मेरे पास जो बुक है उसमें लेटेस्ट आंकड़े अपने पास 14-15 तक ही है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को बताना है। लेटेस्ट आंकड़े अपने को देखने होंगे। जैसे आप कहोगे 19-20 के सर, तो 19-20 के ये अपन को सोर्स से कलेक्ट करने होंगे। अपने पास जो बुक है उसमें इतने लेटेस्ट आंकड़े नहीं है, ठीक है, वो अपन सोर्स से कलेक्ट करेंगे। आप कोशिश करना नए आंकड़े इनमें अटैच करने की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। हमारी जो राष्ट्रीय आय है और पर कैपिटा इनकम है वो उसका निम्न स्तर है, ठीक है। दूसरे देशों से हम कंपेयर करें तो राष्ट्रीय आय हमारी बहुत कम है और पर कैपिटा इनकम की बात करें वो भी बहुत कम है। राष्ट्रीय आय का
टोटल अर्निंग आपने कितनी की एक वर्ष में, ठीक है। और राष्ट्रीय पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि जो आपकी नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसमें आप टोटल पॉपुलेशन डिवाइड करिए, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति कितनी आय होती है वो, तो दोनों ही राष्ट्रीय आय भी और पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय भी हमारे क्या है, निम्न स्तर लिए हुए है। यदि हम दूसरे देश से कंपेयर करते हैं राष्ट्रीय आय पर कैपिटा इनकम, तो दोनों में हमारा निम्न स्तर है। हम विश्व विकास परिषद का एक जो रिपोर्ट है वो बताते हैं। विश्व विकास परिषद 2002 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। भारत की प्रति व्यक्ति आय इसने बताई $460 थी। कब की डिटेल बता रहा हूँ? 2002 की रिपोर्ट बता रहा हूँ। किसने बताई? विश्व विकास परिषद है, उसने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें बताया कि भारत के प्रति व्यक्ति आय $460 है, ठीक है। स्विट्जरलैंड की हम बात करें, इसने अपनी एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कुछ कंट्रियों की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम के बारे में इसने अपने डाटा डिस्क्लोज किए। और डिस्क्लोज में देखिए फर्स्ट तो इसने बताया इंडिया की कितने बताई? $460, $460। क्लियर? ये तो है इंडिया की। इसके बाद इसने स्विट्जरलैंड की बात की और उसके बताए इसने 39,930, ठीक है, लिख के बता रहा हूँ आपको। इंडिया के तो कितने थे? इंडिया के $460, ठीक है, डॉलर में इसने बताया है। स्विट्जरलैंड के कितने हैं? 3993, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड के हैं। इसके बाद अमेरिका के हम बात करें तो अमेरिका के हैं वो ये $, ठीक है। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है उसका लेवल देख लीजिए, निम्न स्तर लिए हुए हैं। तो ये जो पावरफुल कंट्री है उनसे हमने कंपेयर किया स्टूडेंट, तो उसमें हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। हमारी $460 है, उनकी 39,930 है। अमेरिका की 34,970 है पर कैपिटा इनकम की बात हम कर रहे हैं। जापान की $35,990 है। इसी प्रकार से यूके की हम बात करें $24,230 है। चीन की हम बात करें $940 है। तो इस प्रकार से कंपेयर करने में हम काफ़ी पीछे हैं। कंपेयर करके हमने देखा अलग अलग कंट्रियों के से हमने कंपेयर किया, तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो स्टूडेंट काफ़ी डाउन है, ठीक है। ये आंकड़े मैंने इसलिए बताए हैं आपको कि भी हम कंपेयर करें दूसरी कंट्रियों से, तो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय है उसका जो स्तर हमारा है वो बहुत ही निम्न है। क्लियर? इसके बाद देखिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको मैंने बता रखा है कि भी थ्योरी के पेपर है। थ्योरी के पेपर में हम एक ही पॉइंट में पूरा लेक्चर भी दे सकते हैं और चाहे तो अलग अलग, देखिए अपने पास अधिक से अधिक पॉइंट हो तो एग्जाम में आपके आसानी रहती है। एक ही पॉइंट पर मैं डिटेल से बात की ना तो ये आगे वाले पॉइंट डिटेल करते हैं, इसलिए अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, पॉइंट अधिक पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना है लो स्टैंडर्ड लेवल लिविंग फॉर एवरेज इंडियन, लो स्टैंडर्ड लेवल ऑफ लिविंग ऑफ इंडियन, एवरेज इंडियन, औसत भारतीयों का निम्न स्तर जीवन स्तर है, ठीक है। औसत भारतीयों का निम्न जीवन स्तर देखने को मिलता है, ये विशेषता में है, आप बता सकते हो। अब औसत भारतीयों का निम्न जीवन स्तर क्यों मिलता है, इसके लिए आप ये भी देख सकते हो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम देखिए आप दूसरों से हम कंपेयर करें तो काफी निम्न है, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कैसे हो सकता है? अर्निंग के जब सोर्स ही आपके पास कम है तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी डाउन ही मिलता है। तो भारत अनाज प्रधान देश है, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे, बड़े उद्योग धंधे की कमी है। कृषि प्रधान बोल सकते हो आप, कृषि प्रधान देश बोल सकते हो या अनाज प्रधान देश बोल सकते हो। यहाँ पर अन्य देशों में फल, मछलियाँ, अंडे, मक्खन
अधिक यूज किए जाते हैं। यहाँ अनाज प्रधान है, उन पर ही डिपेंड रखा जाता है। विकसित देश जो डेवलप कंट्रियाँ है उनकी हम बात करें तो 3400 कैलोरी कंजप्शन के लिए बात करते हैं। हमारे यहाँ पर अलग सिस्टम है। हमारे यहाँ पर भारत में एवरेज की हम बात करें तो 2415 कैलोरी है, ठीक है। न्यूनतम 2100 कैलोरी मानी है, ठीक है। और जो डेवलप कंट्री है उसमें 3400 कैलोरी कंजप्शन के वैल्यू का है, पर प्रति व्यक्ति जो उपभोग है वो 2400 कैलोरी एवरेज माना है। इंडिया में कितना माना है? अदर में 3400, अदर में कितने 3400 और भारत में कितने 2415 कैलोरी कंजप्शन के लिए बताया इसने। न्यूनतम के लिए 2100 कैलोरी बताया है इंडिया में, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉवर्टी लाइन से नीचे काफ़ी लोग रहते हैं, उनका जीवन स्तर भी काफ़ी निम्न ही देखने को मिलता है। गरीबी रेखा है उसमें जीवन यापन करने वाले लोगों का परसेंटेज यहाँ पर स्टूडेंट है वो 37% है। पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग लिविंग करते हैं, रहते हैं, उनका परसेंट कितना है? 37। पॉवर्टी लाइन से नीचे जो रहने वाले लोग हैं वो इंडिया में कितने हैं? 37%। तो इस प्रकार से जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी डाउन है। प्रति व्यक्ति उपभोग की हम बात करें उसमें भी डाउन है, ठीक है। विकसित देशों की हम बात करें तो उसमें कैलोरी कितनी बताई उसने? ये कैलोरी बताई। और इंडिया में 2415 कैलोरी बताई, ठीक है। निम्न ये तो एवरेज बताया और न्यूनतम वो कहता है कि 2100 कैलोरी भी मिलती है एक व्यक्ति को प्रतिदिन, तो भी इंडिया में सही माना है उसको। और यहाँ पर जो डेवलप कंट्री ये माना है तो इसमें भी हम क्या कहते हैं? काफ़ी डाउन है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप बता सकते हो, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम बता सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करें तो रेट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ लिखे हैं, अब आप भी नोट करते जाना। रेट ऑफ ग्रोथ, विकास की दर, पॉइंट नंबर नेक्स्ट लगा के आप लिखोगे। विकास की दर की हम बात करें तो हमारे यहाँ रेट ऑफ ग्रोथ है वो इंक्रीज डिक्रीज ट्रेंड में लिए हुए हैं, ठीक है। उतार चढ़ाव वाला ट्रेंड अपने को देखने को मिलता है। हम बात करें 2000 ये क्या है? ईयर्स। तो इसमें ग्रोथ रेट स्टूडेंट कितना था वो हम आपको बता देता हूँ। इसमें था 4.5% ग्रोथ रेट था, ठीक है। ईयर 2000 में ग्रोथ रेट था 4.5 और वो 2002 से 2007 में ग्रोथ रेट स्टूडेंट पहुंच गया था, वो हम बता सकते हैं इसमें 6.3%, 6.3%, ठीक है, ये ग्रोथ रेट। इसके बाद ये 8% तक पहुंच गया था। अब आप प्रेजेंट में स्थिति देख रहे हो, ग्रोथ रेट काफ़ी डाउन है। तो इस प्रकार से विकास की जो दर है वो इंडिया की हम देखें, विकास की दर रेट ऑफ ग्रोथ वो इंक्रीज डिक्रीज रेंज में रहती है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब देश आया उसके बाद वो ग्रोथ इंक्रीज हुई, फिर वापस डिक्रीज स्टार्ट हुई, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, और प्रेजेंट की जो स्थिति है वो आपके सामने है, इसमें काफ़ी डिक्रीज है। तो ग्रोथ है तो विकास की दर होती है कि देश ऑल ओवर डेवलपमेंट किस प्रकार का कर रहे हैं, सार्वजनिक जो भी है उनकी सुविधाएं कितनी उपलब्ध करा है, तो ऑल ओवर डेवलपमेंट देखा जाता है, उसमें उद्योग धंधे भी देखे जाते हैं, हर क्षेत्र का डेवलपमेंट विकास किस प्रकार से, तो विकास की दर है वो भी इंक्रीज डिक्रीज ट्रेंड में है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आप लिखोगे इंक्रीज पॉपुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंक्रीज पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि। अब इंडिया में हम ये जनसंख्या वृद्धि इंक्रीज पॉपुलेशन की बात करें तो अपनी वैसे तो अपनी यूनिट नंबर 2 पूरी पॉपुलेशन के बारे में है। तो पूरे विश्व की जनसंख्या में हमारी जनसंख्या का क्या परसेंट है? 17.02%। कितने हैं? 17.02%, ठीक है। पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है उसमें अपना परसेंट, इंडिया परसेंट कितने हैं? 17.02% पूरे विश्व की जनसंख्या में अपने इंडिया में रहते हैं, ठीक है।
और क्षेत्रफल की बात करें एरिया की, कि पूरे विश्व का हमारे यहाँ कितना एरिया है, तो देखिए संयोग से वो कितना है 2.4%। अब आप कंपेयर कर लीजिए जनसंख्या कितनी अधिक है यहाँ पर। ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बात करें तो परसेंटेज तो आप 17.02% है, और एरिया की हम बात करें 2.4% है, तो काफी अंतर देखने को मिल रहे हैं। तो हम बात करें ना तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जनसंख्या जितनी भी है उसका 17.02% इंडिया में है। और एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसमें इंडिया में वो कितना है 2.4% ही है। तो आप देख सकते हो कि क्षेत्रफल के बारे में हम वीक हैं और जनसंख्या के बारे में हम काफी इंक्रीज है, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है 1.93%। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 1.93%, ठीक है। तो ये जनसंख्या का आंकड़ा है अपने पास। आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि पूरी वर्ल्ड में जो जनसंख्या है उसमें अपना कितना परसेंट है 17.02%, ठीक है। एरिया पूरा विश्व का इंडिया में कितना एरिया है 2.4%। जनसंख्या वृद्धि दर कितने हैं 1.93%, ठीक है। और भी मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो अपना जो देश आज़ाद हुआ था उससे यहाँ से जब काउंटिंग स्टार्ट की हमने तो हमारी जनसंख्या कितनी थी 36 करोड़, ठीक है। कितनी थी 36 करोड़। और प्रेजेंट में आपको 2011 की हम बात करें तो ये जनसंख्या आपको पता है 10 ईयर में होती है, तो 121 लमसम 121 करोड़ पहुंच गई है। तो आप देख सकते हो आज़ादी के बाद कितनी अधिक तेजी से जनसंख्या है, 36 से वो 121 करोड़ पहुंच चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो भी काफी अधिक बड़ा है। तो ये आप जनसंख्या में बता सकते हो, ठीक है। मेन पॉइंट और तो आप डिटेल से लिख सकते हो, ठीक है। जब अपन डिटेल से लिखते हैं ना उस डिटेल में कुछ आंकड़े भी देते हैं तो वो भी जो चेक की जाती है तो उसको ये रहता है कि ये ओनली थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, साथ में कुछ पॉइंट भी बता रहे हैं, ठीक है। मेन तो ये पॉइंट है, साथ में आप बता सकते हो डिटेल से, क्योंकि थ्योरी का पेपर है डिटेल से अपने को लिखना ही है। और साथ में जो आपको आंकड़े जो आपको याद हो, करेक्ट हो, सही हो, वो ही अपने को लिखने हैं, ठीक है। ईयर आपको लेटेस्ट नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जिस भी ईयर का बताओ सही बताना है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो ये अपना पॉइंट नंबर स्टूडेंट कौन सा है वो आप नोट करते जाना, जनसंख्या। नेक्स्ट अपन पॉइंट डालते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भी आप लिख सकते हो, एग्रीकल्चर ओरिएंटल इकोनॉमी भी लिख सकते हो, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी। कृषि प्रधान देश, तो भारत है एक कृषि प्रधान देश है। कुछ बुक में तो है 70% जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है, कुछ में लिखा है 64% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य पर ही है, कृषि कार्य करते हैं। आजीविका की बात हम करें तो आजीविका जो जीवन यापन करने के लिए जो साधन है उसमें कृषि पर डिपेंडेंट कितने हैं 64%, ठीक है। आजीविका का साधन है कृषि, वो भारत के लोगों के 64% है वो है। और जीडीपी में 14% योगदान देती है एग्रीकल्चर। जीडीपी में कितना देती है 14% योगदान देती है, ठीक है। तो ये कृषि प्रधान देश है, इसके बारे में आप डिटेल से बता सकते हो। भारत की विशेषता चल रही है तो लगभग 70% लोग गाँव में निवास करते हैं, और गाँव में निवास करते हैं उनके आय का जो साधन है वो कृषि है, कृषि कार्य अधिक करते हैं, कृषि के साथ पशुपालन ये करके अपने आजीविका अर्न करते हैं, ठीक है। और जीडीपी में भी काफ़ी योगदान है। ये अपना एक पॉइंट रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं स्टूडेंट, वो
आर्थिक विषमताएं, अलग से भी टॉपिक पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक्स डिस्पेरिटीज, आर्थिक विषमताएं, इकोनॉमिक्स डिस्पेरिटीज, आर्थिक विषमताएं। अब ये आर्थिक विषमता भी यहाँ देखने को अधिक मिलती है और ये धीरे धीरे क्या है, बढ़ती जा रही है। अब आप कहोगे कि सर ये आर्थिक विषमताएं या इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज क्या होती है? गरीब और अमीर की जो खाई है वो स्टूडेंट देखने को अधिक मिलती थी और अब दिनों दिन ये क्या है, बढ़ती ही जा रही है। अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का टाइम है, मशीनलाइजेशन किया जा रहा है, इससे अत्याधुनिक साधन मिले हैं, बट बेरोजगारी का भी आलम देखने को मिलता है और बेरोजगारी के कारण असमानता बढ़ती जा रही है। ठीक है, जो गरीब है उनके पास साधन नहीं है, जनसंख्या बढ़ रही है और इसलिए उसके जो सोर्स हैं वो भी कम पड़ रहे हैं और जिनके पास पैसे लिखे उनके उद्योग धंधे छोटे थे वो बड़े विशालकाय उद्योग धंधे बढ़ते जा रहे हैं, उनकी आय जो होती थी वो डबल तिबल होके वो और अमीर। तो इससे क्या होता है, असमानता बढ़ती है और आपकी जीडीपी है ये सभी में योगदान देते हैं, पर कैपिटा इनकम भी सही रह जाती है, पर आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम आपकी बढ़ रही है, जीडीपी आपकी बढ़ रही है, ग्रोथ रेट आपकी बढ़ रही है, पर जो एक एरिया विशेषता उनकी ही बढ़ रही है। आपको पता है कि पर कैपिटा इनकम कैसे करते हैं, टोटल जो अर्निंग होती है उसमें पॉपुलेशन डिवाइड कर देते हैं और हम कहते हैं कि 87,000 कुछ समथिंग पर कैपिटा इनकम रुपए में हम एक भारतीय कमा रहे हैं, पर स्थिति कुछ और है। जो कमाने वाले हैं, जो अर्निंग का एक है वो कुछ एरिया विशेष तक ही लिमिट में रह जाती है, तो इसलिए ये असमानता का स्तर देखने को बहुत अधिक मिलता है। और आज के जो टाइम है 2-5 साल या हम कहें कि ये जो टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे विकास हुआ है, बेरोजगारी बहुत अधिक देखने को मिली है और ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इसके कारण भी काफ़ी अधिक, टेंडर सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, इसके कारण टेक्नोलॉजी के कारण गरीबी बढ़ी है और विषमता अधिक बढ़ी है। ठीक है, आप देखते हो समाज में, देश में आजकल क्या कार्रवाई चल रही है और उसमें विषमताएं देखने को अधिक मिलती है। ठीक है, न्यूज़पेपर में इनमें अपन देखते हैं इस इकोनॉमिक्स डिस्पेरिटीज पर काफ़ी बातें की जाती है कि कुछ एरिया विशेष, कुछ घरानों विशेष में ही ये फायदे देश की जीडीपी में जो योगदान दे रहे हैं। ठीक है, कुछ और असमानता का स्तर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा अपन को डिटेल से नए बात करके आर्थिक विषमताएं अधिक देखने को मिलती है इंडिया की अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये अपने को बताना है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक स्टूडेंट काफ़ी बड़ा है और सेक्शन सी में अपने को तैयार करना है। अच्छा टॉपिक है, भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो विशेषता बहुत अधिक है, कॉमन टॉपिक है, इसलिए आपको आपके यूनिट के लिए भी तैयार करना है और जनरल नॉलेज के लिए भी, क्योंकि आप एक इंडिया के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, तो भारत की विशेषता, अर्थव्यवस्था की विशेषता तो एटलीस्ट आपको पता ही हो। इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पॉइंट बहुत अधिक रह गए हैं, इसलिए नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। आज तक जो हमने किया उसको रिपीट करते हैं। तो इसमें हमने भारत की जो क्षेत्रफल है उसके बारे में बात की, लेंथ है उसके बारे में बात की, लंबाई चौड़ाई है कितनी है, इंडिया की क्षेत्रफल कितना है, पूरी विश्व में किस पोजीशन पर है क्षेत्रफल के मामले में, इसके बारे में बात की। ठीक है, भारत की ग्रोथ रेट के बारे में हमने बात की, भारत की एग्रीकल्चर के बारे में बात की अभी, और डिस्पेरिटीज, इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज के बारे में हमने अभी बात की थी। इससे पहले हमने ये जो मेन पॉइंट्स है नेशनल इनकम के बारे में हमने बात की। ठीक है, प्लान डेवलप मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में की। ठीक है, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर प्रति व्यक्ति आय है, इसके बारे में हमने बात की कि दूसरे देशों से कंपेयर करें तो कितने डाउन है, लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी कंपेयर करके हमने बताया कि दूसरे देशों से किस प्रकार से हम डाउन है, प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर बताया, उससे हमने कंपेयर करके ये देखा कि हमारे इंडिया में प्रति व्यक्ति उपभोग और
दूसरी कंट्री में कितना अंतर है। प्रति व्यक्ति आय में भी काफ़ी अंतर देखने को मिला। प्रति व्यक्ति आय में दूसरी कंट्री से हमने देखा तो निम्न स्तर में हमें देखने को मिला। इस प्रकार से भारत की जो विशेषताएं हैं उसमें काफ़ी पॉइंट्स हमारे सामने देखने को मिले। नेक्स्ट क्लास में हम और पॉइंट्स के साथ जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक्स।